नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, उसका जो भी डिसऑर्डर है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थायराइड डिसऑर्डर आर काज बाय द डिफिशियंसी एंड एक्सेसिव, या तो हार्मोन की डिफिशियंसी हो, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है या तो उसमें डिफिशियंसी आए या तो हाई प्रोडक्शन हो, ज़्यादा सीक्रेशन हो। उन दोनों कंडीशन में क्या है कि एबनॉर्मलिटी जो होती है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, दे आर थायराइड हार्मोन आर T3, थेरोक्सिन, T4 एंड ट्राइथेरोक्सिन जो है T3, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें पता है कि जो अगर हार्मोन एक्सेसिव हो गए, हाइपो अगर हो गए या फिर हाइपर कंडीशन हो गए, तो उनको अगर हम कहते हैं कंट्रोल्ड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसको कंट्रोल करता है फीडबैक के थ्रू। ठीक है, अगर वो किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से ज़्यादा एक्सेसिव हो गए तो वो डिजीज़ काज करवाते हैं, या तो हाइपोथायराइडिज्म काज करवाएंगे या तो हाइपरथायराइडिज्म या फिर गाउटर जो डिजीज़ होती है वो करवाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि थायराइड है क्या। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म एडुकेट सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन्स कैन अकर एट द एनी एज एंड एनी कार्ड इज द हाइपोथायराइडिज्म। मीन्स के अगर वो सीक्रेशन उसकी कम हो जाए किसी भी एज में या फिर किसी भी, अगर हम कहते हैं ना, कभी भी हो सकती है थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स जो है थायरोक्सिन उसकी कमी हो जाए। ठीक है, T4 की। एंड द चाइल्ड इट इज मे आर कंजेनाइटल अक्वायर्ड, या फिर चाइल्ड में क्यों होती है, जब या तो कंजेनाइटल हो, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है वो में, तब उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर अक्वायर्ड में हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर कि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम उसको कोई ऐसी एनवायरनमेंट मिली हो जिसकी वजह से उसका जो थायराइड ग्लैंड है उस पर इफेक्ट हुआ हुआ, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि वो हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है उस बच्चे को। और उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन द चाइल्ड, और ये एक मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है बच्चों में, जो मोस्टली एक हम कहते हैं ना कॉमन एक डिजीज बन गई है। ठीक है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है बच्चों को, एक मोस्टली हमने देखा है ना। तो फिर एंडोक्राइन में जितनी भी डिजीज होती है ना, जो मोस्ट कॉमन होती है वो हाइपोथायराइडिज्म दिखाई देती है बच्चों में। अगर कास की बात करते हैं तो कास में क्या आता है कि कास इज अ डिफिशियंसी ऑफ थेरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स है। ठीक है, उसकी डिफिशियंसी हो जाए, या फिर जो डिफिशियंसी हो या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस हो। ठीक है, अगर हार्मोन रिलीज भी हो रहा है तो वो अपना काम ना करे, या तो डिफिशियंसी हो या तो वो अपना काम ना करे, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, उसकी कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से हार्मोन उसमें रिलीज ना हो, तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म काज होता है। और उसके अलावा डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट है थायराइड डेवलपमेंट, अगर कोई डिफेक्ट हो गया है उसको थायराइड डेवलपमेंट में, जिस तरह से हमने कंजेनाइटल पढ़ा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि मदर में जो सही न्यूट्रिशन या फिर उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि ना बच्चे में एक डिफेक्ट आता है। ठीक है, और थायराइड का डिफेक्ट आ सकता है ऐसा कंजेनाइटल, और उसके अलावा सिंथेसाइज डिफेक्ट आ सकता है जिसमें थायरोक्सिन सिंथेसाइज ना हो जाए, उसमें सही से ना हो, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और आयोडीन डिफिशियंसी मेटरनल ड्रग्स, अगर मदर कोई ड्रग्स यूज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी हो सकता है। और आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से भी बच्चे में क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड है उसमें थायराइड जो हार्मोन्स है उनकी डिफिशियंसी हो सकती है। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से भी क्या होता है कि वो इफेक्ट अगर कर गया है थायराइड ग्लैंड पे, तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो हार्मोन है उनमें डिफिशियंसी हो सकती है। इरिटिंग एंड हॉर्नकिज जो डिजीज है, इन सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें काज करवाती है हाइपोथायराइडिज्म को।
उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं जिसमें अगर हम बच्चे के साइन और सिम्टम्स देखें तो क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उसमें क्या होगा कि इनलार्ज हो जाएगा उसका हेड, और उसके अलावा प्रोलोंगेशंस ऑफ द जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, एक हम कहते हैं ना कलर चेंज होना बॉडी का और जॉइंटिस होना, बिलोरुबिन बढ़ना, वो कंडीशन हो जाएगी बच्चे में, ठीक है। वो साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। उसके अलावा फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी। ये सारी क्या है कि ना एक बच्चे में मोस्ट कॉमन दिखाई देती है अगर उसको कोई भी हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसमें मोस्ट कॉमन होता है। उसकी वजह से उसकी येलोइश स्किन हो जाती है। और उसके अलावा सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा जिसमें कोल्ड एंड मॉडरेट एक्सट्रीमिटीज़ जो है वहाँ पे क्या है कि कोल्ड टेम्परेचर उसको महसूस होगा, ठीक है। और उसके अलावा नैरोइंग्स, पल्पेबल फिशर्स एंड स्वेलिंग आईलेट, जो है ना नैरो और पल्पेबल जो फिशर्स होंगी, और उसके अलावा जो आईज है वो क्या है कि आईलेट जो होंगी वो स्वाइलो होंगी, ठीक है। ये सारी क्या है कि इसके साइन और सिम्टम्स है जो हम मोस्ट कॉमन बच्चों में देखते हैं। और जो थिन और थिक और ब्रॉडेड एंड ट्रस्टिंग्स जो टंग नज़र आती है, और शॉर्ट हैंड और फिंगर्स दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें क्या है कि एक बच्चे में साइन और सिम्टम्स की तरह हम देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इस बच्चे को इफेक्ट क्या है और उसकी वजह से कौन कौन सी इसकी क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं। स्किन भी चेंज हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, आईलेट भी स्कॉलर आईलेट फॉर द स्कॉलर स्किन फॉर आईलेट एंड बेक ऑफ द हैंड, और उसके अलावा बैक ऑफ हैंड वो सारी स्किन ड्राई मतलब चेंजेस ऑफ स्किन हो जाती है, ठीक है। और मैक्सिडिमा हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटल हेयर, ये सारी क्या है कि एबनॉर्मलिटी सिर्फ हाइपो मींस कि उस हार्मोन की सीक्रेशन T3 और T4 की सीक्रेशन कम होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें एक पेशेंट में नजर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की। तो डायग्नोस में हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले सीरम कैल्शियम लेवल लो एंड जो फास्फेट लेवल एलिवेट, अगर सीरम की टेस्ट करवाएंगे उसमें हम क्या देखेंगे, कैल्शियम जो होता है वो कम और फास्फेट जो है ना वो ज़्यादा हो, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसको हाइपोथायरायडिज्म है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हमारा थायराइड हार्मोन्स जो है वो कैल्शियम को प्रोड्यूस करते हैं, हमने कहा वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अगर कैल्शियम कम है, फास्फेट ज़्यादा है, तो फिर उसको हम हाइपोथायरायडिज्म एक कंसीडर करते हैं। और सीरम अल्कलाइन फास्फेट नॉर्मल और लो, और उसके अलावा जो सीरम अल्कलाइन है उसमें हम देखेंगे फास्फेट है वो नॉर्मल है या फिर उससे लो है, तो ताकि हमें उसकी एबनॉर्मलिटी का पता चले। और ECG करवाएंगे जिससे हमें एबनॉर्मलिटी का जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उनका हमें पता चलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कार्डियक ये सब अफेक्टेड होते हैं, तो फिर उससे हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है एक बच्चे में। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि बच्चे को कौन सा हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर उसको थायराइडिज्म है तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल टेटनाई एंड IV कैल्शियम गैग्नोइट 5 to 10 ml एट 0.5 - 1 ml पर मिनट हम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कैल्क्रोट्स एडिशनली गिव करते हैं, और उसके अलावा विटामिन D थेरापी देते हैं, लॉन्ग टाइम मेंटेन रखते हैं उसका डोज। और उसके अलावा ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि उसकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो सही हो सके, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, अगर हमारे हार्ट के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई है तो उसके, अगर जो पेशेंट्स कैल्शियम की डिफिशियंसी है, ठीक है, हाइपोथायरायडिज्म है, उसकी जॉइंट्स पेन, उसके अलावा मसल्स वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस। उसकी वजह से हमें इसको कम्प्लीटली विटामिन D लेना चाहिए ताकि उसको एक उसके जो बोन्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो, ठीक है। बोन्स का अगर बोन्स इफ़ेक्टेड होते हैं तो ओवरऑल फंक्शन इफ़ेक्टेड होता है। और उसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट ओरल इसलिए देते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके जो भी अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको। ये सारे जो ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं एक पेशेंट में ताकि हमें उसको रिकवर करें हाइपोथायरायडिज्म जो भी काज हो रहा है। थायराइड जो T3 और T4 हार्मोन्स है उनकी कमी की वजह से जो फास्फेट इंक्रीज हो गया है, और उसके अलावा कैल्शियम जो लो हो गया है,
तो उसकी जो मेंटेन करने का काम होता है वो हम इसको ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं, ताकि हम कैल्शियम सप्लीमेंट दें, विटामिन दें, ताकि उस विटामिन डी दें, ताकि उसका जो भी पर्पस है मेंटेन होने का वो पूरा हो सके। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको थेरोटिज्म पढ़ाया, हाइपोथायरायडिज्म, जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर थे वो मैंने आज क्लियर कर दिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट था यूनिट का लास्ट टॉपिक, तो वो भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि क्या है हाइपोथायरायडिज्म। ठीक है, और इसकी कंडीशन जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो सब।